हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था लॉ, कुछ लॉज किसके, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और उसमें हम लोगों ने समझा भी था कि किस तरह से प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे पाथ में रिवॉल्व करते हैं? इलिप्टिकल। उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। और एक दूसरा लॉ समझा था जिसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ एरिया। मतलब लॉ ऑफ एरिया को अगर हम लेके चलेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पहुंचेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर रिवर्स भी कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? लॉ ऑफ एरिया मिलेगा। और एरिया क्या था? अगर आप सन के काफी क्लोज है कोई प्लेनेट, तो वो क्या करेगा? छोटा सा उसका उस समय स्पीड ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा? कम होगा, डिस्टेंस कम होगा सन और उसके बीच में। वहीं जब वो दूर होगा और उस वाले पॉइंट में क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वहां पर जो v1/v2 का रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है? v1/v2 इक्वल टू r2/r1। और उसके साथ अगर हम मास मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो mvr एंगुलर मोमेंटम में आ जाएगा। तीसरा लॉ था जिसमें हमने कैलकुलेशन देखा था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डिस्टेंस के, डिस्टेंस क्यूब के। तो अगर हमारे पास किसी भी प्लेनेट का रेडियस पता हो और साथ साथ उसका टाइम पीरियड पता हो, तो हम अगर हम देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू उसमें आती है, कितना आता है? 2.95 और 10⁻34। और वो फिक्स्ड होती है हर एक प्लेनेट के लिए, जो भी क्या करते हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इन तीनों लॉ को समझने के बाद एक साइंटिस्ट है जिनको हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के लीजेंड हैं, जैसे कि क्रिकेट में विराट कोहली हैं। तो वैसे ही फिजिक्स में जो लीजेंड है उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी दी और उन्होंने ही सबसे पहली बार जो वर्ड का ग्रेविटेशन, किसने दिया ये शब्द? सर आइजैक न्यूटन ने अपनी जो बुक है फिजिक्स की, जो प्रिंसिपिया उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपिया, तो उसमें इन्होंने अपने इसके बारे में बताया था। और इसको समझाने के लिए, या इसको हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो यूज करी थ्योरी, वो क्या करा? क्योंकि हमारे उन्होंने भी क्या करा? कैपलर के लॉ को यूज करा। तो कैपलर के लॉ को यूज करा तो उन्होंने अर्थ से ही सारी चीजों को ऑब्जर्वेशंस करे, एक्सपेरिमेंट्स जो भी करे। तो उनमें उन्होंने क्या देखा कि जो अगर मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो मून का एक्सेलरेशन क्या होगा? मून का एक्सेलरेशन ये होगा कि मून धरती के चारों तरफ जो अगर कोई चक्कर काट रहा है, तो आपको पता है कि अगर ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये मून है, मून जब रिवॉल्व करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अर्थ के थ्रू। अगर अर्थ को आप एज ए सेंटर मानो और कोई उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? उस पर टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो इस तरह में जो उसका एक्सेलरेशन होगा मून का, वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ए एम कौन सा है? एम इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसका? ऑफ मून। किसके चारों तरफ? अराउंड द अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। और आर जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको भी आर एम हमने कह दिया। तो आर एम इज द डिस्टेंस, कहां से कहां तक? अर्थ से लेकर वहां तक का डिस्टेंस। इसको हम क्या लिख रहे हैं? आर एम। क्लियर? क्या इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर जब ये मून, आपका मून का जिसका मास m है, वो एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो एक चक्कर पूरा करने में उसको कितना स्पीड लगेगा? इसको मैं क्या लिख ऐसे लिख सकता हूँ, 4 पाई। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हो, 4 पाई स्क्वायर है, स्क्वायर आर एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम मल्टीप्लिकेशन बाई टी। ये मैंने वेलोसिटी को चेंज कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सर्कमफेरेंस, टाइम इज टाइम पीरियड। इससे आर एम से आर एम कैंसिल। इस ए एम में की जो वैल्यू आई है वो आई आपकी 4 पाई स्क्वायर रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाई टाइम पीरियड। आपको पता है कि चंद्रमा, मून हमारी धरती का एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 27.3 डेज, है ना? अपनी तभी तो तुमने देखा कि मून का जो शेप है धीरे 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 चेंज होता रहता है, होता है ना? कभी फुल मून दिखता है, फिर धीरे धीरे उसका क्या दिखती है, फेजेस चेंज होते रहते हैं।
जैसे आप लोगों ने अमावस्या और ऐसे दिनों में समझा होगा। और मून का रेडियस भी हमें पता होता है, टाइम पीरियड भी पता होता है, और 4 एक कांस्टेंट टर्म है, पाई का वैल्यू भी हमें पता होता है। तो वेयर आर एम रेडियस ऑफ मून कितना होता है? रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून लगभग है हमारे पास 3.84 इज इक्वल मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर 3 10 की पावर 8 और मीटर। ये किसका रेडियस है? मून का। और टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड इज 27.3 डेज। इतना। ये किसका है? मून का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने का पूरा टाइम है। इसको अगर वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ए एम कुछ वैल्यू मिलेगी 0.0027, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? और ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना कम है? किससे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ये एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा कम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिर सेम ऐसे ही। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है? g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 0.0027 है और ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों में इतना ज्यादा अंतर है। कितना अंतर है? इसका जो रेशियो आता है ए एम अपॉन जी का, मतलब जी अपॉन ए रेशियो, तो जी अपॉन ए रेशियो निकलता है अप्रोक्सीमेट 3600 ए एम। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे देख लेना। पर लेकिन ये कैलकुलेशन किसने करी? न्यूटन ने। लेकिन फिर न्यूटन ने क्या करा? न्यूटन ने इसके रेडियस का भी कैलकुलेशन करी। उसने यहां पर आर ई स्क्वायर, आर ई डिवाइड बाई आर क्या करा? एम। इनका भी रेशियो निकाला। तो उसके पास जो ये रेशियो आया, वो रेशियो कितना आया लगभग? उसने देखा कि अब, लेकिन उसने रेशियो किसके बेसिस पे करा? उसने इसका ए का इसका जो क्या नाम है एक्सेलरेशन और इसका रेशियो निकाला आर ई अपॉन आर एम। तो ये रेशियो लगभग कितना आया? 60। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। और इसका कितना होता है? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अगर मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा दोनों का, तो मुझे मिलेगा आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3600। अब समझ पा रहे हो? अरे रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको पता है, रेडियस ऑफ मून भी पता है, तो उन दोनों का जब एवरेज करके उनका रेशियो निकालेंगे तो वो इक्वल करके कितना आएगा? 60। और इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है? सेम। तो इसके साथ क्या रिलेशन आ रहा है? एक इसके साथ ये रिलेशन आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है? आर ई स्क्वायर पे। और एक्सेलरेशन ऑफ मून किस पे डिपेंड कर रहा है? आर एम स्क्वायर पे। जब एक्सेलरेशन ऐसे डिपेंड करेगा तो फोर्स किस तरह से डिपेंड करेगा? फोर्स भी एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे? तो फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन रेडियस स्क्वायर। मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेडियस के साथ स्क्वायर के फॉर्म में डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं उसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा लॉ? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या पता चला हमें कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आर स्क्वायर के रेशियो पे डिपेंड कर रही है, आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। और आर स्क्वायर क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। रेडियस का जब स्क्वायर कर देंगे, तो यहीं से उसने जनरेट करा कि जब फोर्स किन्हीं भी दो मासेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? F is directly proportional to 1 upon r square and F is directly proportional to m1 m2। तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसका जो कंक्लूजन आया वो ये आया, इनवर्स स्क्वायर लो। और इन दोनों का जब, दोनों का मास कौन सा? मास ऑफ
अर्थ को m1 मान लो, मास ऑफ मून को क्या मान लो m2, तो वो उनके फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ ही साथ उनके डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इन दोनों के फिर एक लॉ बन गया क्या, दैट इज F is directly proportional to m1 m2 upon r square। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड F is equal to कैपिटल G m1 m2 upon r square। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे निकला, ऐसे पहले उनके एक्सेलरेशंस को की रेशियो को निकाला गया, और एक्सेलरेशन का जो रेशियो आया और उनके रेडियस का जो रेशियो आया वो कैसा है, सेम आया। तो उसको ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू मून वो कैसे है, उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, कितना छोटा है, और कितना छोटा है 1/3600। इसीलिए आप क्या करते हो, जब आपको बोला जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, या अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर 60 kg है, तो मून में कितना हो जाएगा उसका 1/6, मतलब कि 10। अब समझिए क्यों हुआ, क्योंकि उनके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बहुत ज्यादा अंतर है। एक्सेलरेशन से उनके क्या है, इसका 3600 का रेशियो बनता है। तो ये किसने निकाला, न्यूटन ने। और जब उसने देखा कि एक्सेलरेशन का जो अगर रेडियस है उसको स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो दोनों वैल्यू सेम आ रही थी, एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और एक्सेलरेशन और उनके रेडियस का रेशियो का स्क्वायर दोनों सेम आ रहा। तो उसने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस से स्क्वायर पे, और जब रेडियस से स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो उसके पास एक रिजल्ट बन गया कि जो फोर्स भी है वो कैसे होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है फिर, ठीक। और फिर वहां से ये जनरेट हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके लिए एक स्टेटमेंट आता है कि अकॉर्डिंग टू द, ये स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट masses, टू पॉइंट masses is directly proportional, directly proportional to the product of two masses and inversely proportional, yeah, inversely proportionate to the square distance between them। स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन them, उसी को क्या बोलते हैं फिर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे डिपेंडेंसी आई। अब इस डिपेंडेंसी की बेसिस पे यहाँ पे जो कैपिटल जी होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल जी इज वेयर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो निकाली थी हेनरी कैवेंडिश ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से। हेनरी कैवेंडिश फाउंड द वैल्यू ऑफ जी, और वो जी की वैल्यू कैसे निकाला था, एक जगह पे एक एक्सपेरिमेंट उसने करा, यहां पर एक रॉड रख दी ए और बी, और ए और बी रॉड के साथ साथ यहां पर एक अलग बॉडी तरह का स्फीयर रखा S1, और एक दूसरे स्फीयर रखा यहां पर S2। ये आप ये मान लो S2 ऐसे। और जब इसको घुमाया तो इसको घुमाने पे क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ चल जाएगा, और ये घूमता था ऐसे, कैसे घूमता था, ऐसे भी रिवॉल्व करता था और घूमता था। तो इस पे क्या लगता था, इस थ्रेड पे इसकी लेंथ कितनी मानी, इसकी लेंथ है L। और जब ये S1 ऐसे घूमेगा रोटेट करके, तो ये कहाँ पहुंचेगा, नीचे S1 डैश हो जाएगा,
और ये S2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, ऐसे। तो उसने 4 गोलों को लगा लो एक तरह से, 4 गोलों को इधर और इधर क्रॉस में रखा, इधर इधर 2 को रखा सेम वेट का। तो उनको जब ऐसे रोटेट कराया तो रोटेट कराने पे उसने क्या देखा, एक ऑब्जर्वेशन उसका ये हुआ कि 2 मासेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम, डी। 2 मासेस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डी। और ये S2 की ही दूसरी पोजीशन है S2 डैश, और S1 की ही दूसरी पोजीशन है S1 डैश। तो 2 मासेस के बीच का डिस्टेंस डी, यहां से लगने वाला लेंथ एल। और तुम्हें पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट कहीं पर 2 मासेस ऐसे रखे हों किसी भी वेट के ऊपर, तो तुम्हें पता है उनमें क्या लगता है, टॉर्क, कपलिंग फोर्स लगता है ना। अगर ये ऊपर, ये अगर ये नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये फोर्स, दूसरा फोर्स उसको ऊपर की तरफ लेके चले जाएगा। और जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और यहां पे जो टॉर्क लगता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और एंगल ऑफ ट्विस्ट से यहां पे फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, इसी फॉर्मूले को रख सकता हूं यहां पे कि कैपिटल जी, और इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 m2 डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d, d स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू टाउ इंटू थीटा। और ये थीटा कैसा होगा, ये थीटा ट्विस्ट होगा, तो इस थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री। तो यहां से इस g का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, और इस g का जो वैल्यू आया वहां से, तो वो g का वैल्यू आता है g इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा डिवाइड बाई m1 m2 इंटू डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एल। लेंथ अगर हमें उस रॉड की, दोनों रॉड की पता हो, उस पूरी कंप्लीट रॉड की पता हो, मासेस भी गिवन हो, और डी भी डिस्टेंस उन दोनों के पॉइंट की गिवन हो, तो यहां से टॉर्क भी हमें पता हो, तो जी का वैल्यू आता है, देन द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -34 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो ये इसकी वैल्यू किसने फाइंड करी थी, हेनरी कैवेंडिश। किसने फाइंड करी, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने फाइंड करी, हेनरी कैवेंडिश ने। और हेनरी कैवेंडिश ने जब फाइंड करा इसको, तो यहां से जी की वैल्यू के साथ साथ हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं जी का। और कैसे निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, बताइए। कैपिटल जी के फॉर्मूले को यहां से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। फोर्स किस में होता है, न्यूटन, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर स्क्वायर, और m1 m2 kg स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बताओ। डायमेंशन के लिए इसका हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, ml t-2 ml t-2 m स्क्वायर इज l2, और kg मतलब m स्क्वायर, यहां से एक m से एक m कैंसिल, l इंटू एल, तो ये बन जाएगा m-1 क्यूब और t की पावर -2। ये डायमेंशन ऑफ g इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसने फाइंड करी थी, हेनरी कैवेंडिश ने अपने एक एक्सपेरिमेंट, किससे, इसको डिस्टेंस टॉर्क को और थीटा को लेकर के। थीटा के बारे में ही, थीटा को ही ऑब्जर्व करने से ही क्या होगा, इस जी की वैल्यू कैलकुलेट होती है। और ये देखा गया इस जी की वैल्यू हर जगह, चाहे छोटे से 2 पॉइंट के बीच हो, चाहे बहुत बड़े बड़े मास ही क्यों ना हो, तो उनके बीच में क्या रहता है, जी का वैल्यू ये हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसलिए ये एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे पाई का वैल्यू है 3.14, ये 22.7, तो कांस्टेंट है ना। हर किसी, आप चाहे आप सर्कल का निकालो, चाहे स्फीयर का निकालो, 4 पाई आर स्क्वायर करके करो, तो भी क्या रहेगा, पाई का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। तो वो ऐसे ही एक फिक्स्ड वैल्यू, और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसका जो है, जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है, कौन सा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ, बताइए, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ। अब वेक्टर फॉर्म याद कीजिए,
वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स। माने सपोज एक मास ये है m1 और दूसरा मास है m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r। तो उस r को हम यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना बेटे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इसको अगर आप बिल्कुल भी नोट भी कर रहेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब इसके ऑब्जेक्ट के हम बारे में बात करेंगे m1 की, तो इस पर हम लिखेंगे f1 और इसको क्या लिखेंगे f2। लेकिन जब फोर्स m1 पे m2 की तरफ से लगेगा तो पोजीशन वेक्टर किस तरफ बनेगा, यहां की तरफ बनेगा। पोजीशन वेक्टर मतलब r बनेगा, लेकिन r कैसे जाएगा, पहले उसको लिखा जाएगा जहां जा रहा है, जिस पे फोर्स लग रहा है। तो किसको लिखा जाएगा, पहले 2 को, और बाद में किसको लिखा जाएगा 1। तो r21 ये किसका वेक्टर है, r21 मतलब फोर्स ऑन m1 बाई m2 का पोजीशन, जिस तरफ लग रहा है और जिस पे लग रहा है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर r21 है। फिर हम बात करेंगे यहां पर फोर्स की, तो फोर्स में सबसे पहले कौन आता है, ऑन, फिर कौन आता है, बाई। क्या आता है, पहले ऑन आएगा जिस पर लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा F1, इधर कौन आएगा F2। और फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ध्यान रखना। क्लियर आ रहा है समझ में थोड़ा सा। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा उस तरफ, पहला उसको पहले लिखा जाएगा जिस पर जा रहा है, और उसको बाद में लिखा जाएगा जिस पे हो रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है। टारगेट वाला जहां पर होगा उसको पहले लिखा जाएगा, और जिस पे जिसकी वजह से जिस पे लग रहा है उसको पहले लिखा जाएगा पोजीशन की कंडीशन में। और फोर्स की कंडीशन में जिस पे पहले लग रहा है ऑन, ऑन कौन होगा, जिस पर लग रहा है, और जिसके द्वारा लग रहा है उसको बाद में लिखा जाएगा उस नंबर को। क्लियर, ओके। इसमें M2 में बताइए, M2 में क्या होगा, M2 में M2 पे किसका फोर्स लग रहा है, सेकंड पे किसकी वजह से लग रहा है, पहले वाले की वजह से। अब आ गया समझ में। इसकी डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी, M2 की तरफ। मैं ब्लू पेन से डिनोट कर रहा हूं जो फोर्सेस की डायरेक्शन है। और अब R दूसरा लिखूंगा तो वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और पहले किसको लिखो दूंगा R1, फिर आएगा 2, और इसका वेक्टर किस तरफ होगा, इधर। ये कौन है, R12। R12 किसके लिए, M2 के लिए। M2 से लेकर M1 की डिस्टेंस, कब, जब फोर्स 2-1 लगेगा। समझ में आ रहा थोड़ा सा। ये 2 सिस्टम के लिए अभी, और यहां पर ऐसे ही 3, 4, 5 सिस्टम के लिए भी हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए बोलते हैं जब एक से ज्यादा या 2 पॉइंट से ज्यादा मासेस आ जाते हैं तो फिर वहां पर होता है सुपर पोजिशन। क्या लगता है, सुपर पोजिशन। तो पहले इतने 2 पॉइंट के लिए समझो, तो F12 को अगर मैं लिखूंगा तो कैपिटल G M1 M2 अपॉन, यहां पर क्या आएगा, R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। कैप इज अ वेक्टर, याद है वेक्टर। और वेक्टर को हम यहां पर इस यूनिट वेक्टर को हम कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं इस ए कैप को ये भी लिख सकता हूं, साथ ही साथ अगर मुझे ये वेक्टर को लिखना है तो इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ए वेक्टर का मॉड, या ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन बाय ए कैप। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे R12 को लिखता हूं या R को लिखता हूं R12, तो R12 वेक्टर या R12 कैप क्या हो जाएगा, बताओ। R12 कैप क्या होगा, R12 कैप इज इक्वल टू R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का मॉड। मॉड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम यहां से इसको वेक्टर को और इनको हटा देते हैं, ठीक है।
अब इस आर कैप को क्या लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ F12। लेकिन अगर मैं इस 1 2 को या 2 1 को एक साथ बदल अपोजिट करना चाहता हूँ, मतलब इसको भी 1 2 में और इसको भी 1 2 में करना है, तो मैं क्या करूंगा फिर, इसको मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर इज इक्वल टू R21 वेक्टर। लेकिन कैसा है, R21 उधर जा रहा है और R12 इधर आ रहा है, तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझ पा रहे हो आप? तो अगर मेरे को R21 को पहले वेक्टर को कैप को इस वाले में बदल देता हूं और फिर इसको कन्वर्ट कर देता हूं, देखो कैसे, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R12। अब इसका तो स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, R21 का स्क्वायर माइनस, तो वो भी सेम ही आएगा, लेकिन इसमें बदल जाएगा, इसमें क्या आएगा, R कैप R12 वेक्टर या 21 वेक्टर डिवाइड बाई R21 का, यहाँ पे 2n है ना, तो 2 1 को भी पहले इधर ऐसे रहने दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा R21 का मॉड, मॉड को क्या लिखते हैं ऐसे, कैप को बदल दिया मैंने, R12 कैप को हम ये लिखेंगे R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12, और यहाँ पे R12 को R21 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइड बाई R21, R21 स्क्वायर स्क्वायर का इनटू क्या हो जाएगा, क्यूब, तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R21 को क्या लिख सकते हैं, माइनस, माइनस बाहर आ जाएगा, R12 वेक्टर डिवाइड बाई R12 का क्यूब। समझ रहे हो, R21 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इस माइनस साइन में कन्वर्ट कर दूंगा, बदलेगा कहां पे, बस यहां वेक्टर पे। तो इससे हमें क्या पता चला, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में इधर भी वेक्टर होना चाहिए, उधर भी वेक्टर होना चाहिए, या ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। अगर F12 इधर ऐसा है माइनस F12 G M1 M2 अपॉन R12 क्यूब, अब आपको अगर इसको भी चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देते हैं बल्कि, लेकिन इसमें चेंजेस आ जाते हैं यहां पर। सिमिलरली इसको लिखना है F21, तो 21 किसके बराबर हो जाएगा, F21 हो जाएगा माइनस कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाई R21 का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। समझ गए? तो इससे क्या पता चला कि F12 और इसका, इन दोनों का इक्वल है, लेकिन कैसे हैं, अपोजिट। ये फोर्सेस भी कैसे अपोजिट, तो इसलिए न्यूटन का जो ये लॉ है वेक्टर फॉर्म, वो हमारा न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन को। ओके।